नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है साइक्लोएल्केन से रिलेटेड, उसकी डिफरेंट स्टेबिलिटीज थियरीज। और उन स्टेबिलिटीज थियरी में 3 थियरीज कॉमन हैं: बेयर्स स्टेन थियरी, कोल्सन मॉफिट मॉडिफिकेशंस, सैशे-मोर्स थियरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बेयर्स स्टेन थियरी के बारे में। In 1885, Adolf von Baer discusses about the strain or instability in cyclic compounds. Cyclic compounds open chain structures नहीं होते हैं, बल्कि एक रिंग फॉर्म में होते हैं। और जब किसी भी ओपन चेन स्ट्रक्चर को रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कुछ स्ट्रेन आ जाता है, कुछ तनाव आ जाता है। और उसको एडोल्फ वॉन बेयर ने कुछ अपने कंसेप्ट दिए थे, जो कि यहाँ पर ऐसे हैं: The strain arises in cyclic compounds are due to deviations from the normal tetrahedral angle, that is 109 degree 28 minute। तो एक कार्बन का जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है, आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर में, ये कार्बन का पिरामिडल शेप होता है। ठीक है, ये कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और पिरामिडल शेप बनाते हैं। और इस कार्बन के साथ में जो बाकी 2 हाइड्रोजन एंगल बना रहे हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट पे होता है। और इस नॉर्मल एंगल से जब भी हम डेविएशन करते हैं तो वहाँ पर स्ट्रेन आता है। और ग्रेटर द डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल ग्रेटर द स्ट्रेन। जितना अधिक इस एंगल को हम बेंड करेंगे, जितना अधिक हम इस एंगल को शॉर्ट करेंगे, उतना ही अधिक स्ट्रेन पड़ेगा। और जहाँ भी स्ट्रेन होता है वो रिंग या वो कंपाउंड इनस्टेबल कंडीशन में पहुँच जाता है। और इस तरह के कंपाउंड्स में, इस तरह के रिंग सिस्टम में जब स्ट्रेन होता है तो उसकी स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है और साथ ही साइक्लिक कंपाउंड्स के रिएक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। अगर हाईली स्ट्रेन रिंग्स हैं तो मोर रिएक्टिव होते हैं एंड अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस टू रिलीव द स्ट्रेन। हाईली रिएक्टिव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेन है, स्ट्रेस कंडीशंस में है, तो इनको अपने स्ट्रेस को दूर करना है, तो ये हाईली रिएक्टिव मोड में होते हैं, हाईली एनर्जेटिक होते हैं और ये किसी भी रिएक्शंस में जाते हैं तो अपना स्ट्रेन दूर कर देते हैं। और जो एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला है वो क्या है? टेट्राहेड्रल एंगल माइनस इंटरनल बॉन्ड एंगल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, टेट्राहेड्रल एंगल आपने देखा 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और इंटरनल बॉन्ड एंगल, रिंग सिस्टम के अंदर जो एटम्स के बीच में एंगल होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल बॉन्ड एंगल। तो अगर एग्जाम्पल देखें साइक्लोप्रोपेन का, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 कार्बन साइकिल में हैं, ट्रायंगुलर शेप में हैं और इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो ये इंटरनल बॉन्ड एंगल इस साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री हुआ। और ये कार्बन, तीनों कार्बन देखेंगे साइक्लोप्रोपेन में, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है। sp3 हाइब्रिड कार्बन कहाँ होते हैं? जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर इंटरनल बॉन्ड एंगल 60 डिग्री हो गया और कार्बन का जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब इसका हम एंगल स्ट्रेन निकालते हैं। तो एंगल स्ट्रेन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है आपका टेट्राहेड्रल एंगल माइनस इंटरनल बॉन्ड एंगल डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए टेट्राहेड्रल एंगल कितना हुआ? 109 डिग्री 28 मिनट माइनस इंटरनल बॉन्ड एंगल 60। ये साइक्लोप्रोपेन का इंटरनल बॉन्ड एंगल है 60, तो यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 24 डिग्री 44 मिनट आता है। 2 से डिवाइड क्यों किया गया है? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस रिंग के अंदर जो इंटरनल बॉन्ड एंगल है दोनों तरफ इसका रोल रहता है। तो अगर एक ही वैल्यू निकालेंगे तो 49 डिग्री 28 मिनट है। तो कार्बन की तरफ अगर हम पैरेलल पोजीशन पे इस वैल्यू को रखेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 24 डिग्री 44 मिनट। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये नॉर्मल ट्रायंगल और ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है वो 24 डिग्री 44 मिनट है। इस तरफ भी दिखाया गया है और इधर भी दिखाया गया है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम समझते हैं साइक्लोब्यूटेन। ब्यूट है तो 4 कार्बन होंगे और साइक्लो लगा हुआ है तो इसका मतलब वो साइकिल में ही है। अब यहाँ पे देखिए इंटरनल बॉन्ड एंगल कितना हो गया 90 डिग्री
और कार्बन के बीच में जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल था वो था 109 डिग्री 28 मिनट। अब इसमें एंगल स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। तो इस एंगल स्ट्रेन को कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल माइनस इंटरनल बॉन्ड एंगल डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों एंगल की अगर वैल्यू पुटअप करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 डिग्री 44 मिनट आता है। तो ये 9 डिग्री 44 मिनट का जो एंगल स्ट्रेन आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर इसको ऐसे शो किया गया है। ये इंटरनल बॉन्ड एंगल है, इसके बाहर की तरफ हम जाते हैं तो ये जो डेविएशन आ रहा है, इस डेविएशन को ये 9 डिग्री 44 मिनट से शो किया गया है। एक अपर डायरेक्शन में इंटरनल बॉन्ड एंगल के साइड में 9 डिग्री 44 मिनट का डेविएशन है, तो इसको स्ट्रेन बोलते हैं। ये एंगल स्ट्रेन कहा जाता है। अब यहाँ कुछ साइक्लोएल्केन के एंगल स्ट्रेन दिए गए हैं, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन इंटरनल बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, एंगल स्ट्रेन 24.75 डिग्री। और इसमें एक और नया पॉइंट ऐड किया गया, हीट ऑफ कंबस्टन पर CS2, जिसकी यूनिट है किलो जूल पर मोल। तो साइक्लोप्रोपेन का वैल्यू देखते हैं 697। साइक्लोब्यूटेन में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, एंगल स्ट्रेन 9.75 डिग्री और हीट ऑफ कंबस्टन 686। तो इसी तरीके से ये 6 कंपाउंड के दिए गए हैं, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन। इसमें आप देख रहे होंगे कि एंगल स्ट्रेन की वैल्यू कम होती जा रही है और ये कहाँ तक गई है, साइक्लोपेंटेन तक। उसके बाद ये माइनस में चली गई है, ठीक है। इन वैल्यू का डिस्कशन अभी हम आगे टॉपिक में करते हैं। तो जैसा कि कैलकुलेशन किया ऊपर आपने और देखा कि साइक्लोप्रोपेन का एंगल स्ट्रेन अधिक है, एंगल स्ट्रेन ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज मोर देन साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन अधिक होने की वजह से ये लेस स्टेबल है। और अगर ये लेस स्टेबल है तो इसमें क्या होता है, रिंग ओपनिंग रिएक्शंस आर वेरी इजी, क्योंकि जहाँ पे भी स्ट्रेन अधिक है, स्टेबिलिटी कम है, एनर्जी अधिक है, तो वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। इस तरीके से ये साइक्लोप्रोपेन रिंग ओपनिंग रिएक्शंस बहुत ही आसानी से देता है। साइक्लोब्यूटेन क्या है, मोर स्टेबल है इन कंपैरिजन टू द साइक्लोप्रोपेन। अब स्टेबल होने की वजह से क्या हो रहा है, रिंग ओपनिंग रिएक्शंस ओनली अंडर मोर ड्रास्टिक कंडीशंस, मतलब कि कोई ना कोई हमें स्पेशल कंडीशन क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि हाई टेम्परेचर। बेयर स्ट्रेन थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस भी थे, मतलब कि वो सभी तरह के कंपाउंड्स पे अप्लाई नहीं होते हैं, उनमें कुछ शॉर्टकमिंग्स भी थी, कुछ कमियां भी थी। तो क्या कमियां थी, बेयर वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन इन लार्जर रिंग सिस्टम्स। लार्जर रिंग सिस्टम मतलब कि जिसमें अधिक से अधिक कार्बन कनेक्ट हों। इनकी थ्योरी लिमिटेड थी केवल 3 से 5 कार्बन वाले रिंग पर, मतलब कि 3 से 5 कार्बन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, केवल इन्हीं रिंग तक ही इनका कंसेप्ट फॉलो हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी साइक्लोहेक्सेन इज लेस स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन। तो इनके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग साइक्लोहेक्सेन कम स्टेबल था साइक्लोपेंटेन की जगह, बट प्रैक्टिकली इट वॉज रिवर्स्ड, मतलब कि साइक्लोहेक्सेन वॉज फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन। और बेयर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, एंगल स्ट्रेन साइक्लोपेंटेन की 0.75 डिग्री आई और साइक्लोहेक्सेन की -5.25 डिग्री आई, मतलब कि 0 से कम आई। तो जब वैल्यू 0 से नेगेटिव में जा रही है तो इसका मतलब कि स्टेबिलिटी बहुत कम होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये पाया गया कि साइक्लोहेक्सेन वाज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन। तो ये एक इसकी शॉर्टकमिंग थी, ये इसकी लिमिटेशंस थी। लार्जर रिंग सिस्टम्स आर नॉट पॉसिबल एज दे हैव नेगेटिव स्ट्रेन बट दे एग्जिस्ट एंड मच स्टेबल। तो इसी एंगल स्ट्रेन की वैल्यू के बेस पे ही ये स्टेटमेंट दिया गया है कि लार्जर रिंग सिस्टम पॉसिबल नहीं होते हैं क्योंकि इनमें नेगेटिव स्ट्रेन पाई गई। नेक्स्ट, इफ बेयर्स थ्योरी इज करेक्ट, heat of combustion should increase steadily with the ring size, मतलब कि रिंग साइज बढ़ने पर हीट ऑफ कंबस्टन की वैल्यू भी बढ़ते रहनी चाहिए। हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ साइक्लोपेंटेन इज ओनली अबाउट 662 किलो जूल पर मोल, विच इज वेरी क्लोज टू साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन
और एन ओपन चेन एल्केन that is in between the value of 658 and 664 kilojoule per mole. So this was the against the postulates of Weierstrass theory. तो इसको आप टेबल से देखते हैं। इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, तो देखिए साइक्लोपेंटेन की हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू कितने हैं 664। इसके पहले देखिए साइक्लोब्यूटेन की 686, साइक्लोप्रोपेन की 697। मतलब कि जैसे जैसे कार्बन रिंग में बढ़ते जा रहे हैं हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू कम होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बेयर्स-स्ट्रेस थ्योरी का जो कंसेप्ट था वो हायर साइक्लिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए सुटेबल नहीं था। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। बाकी जो दो कंसेप्ट्स हैं कुल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन और सैशे-मोर्स थ्योरी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।